It's a great pleasure to have you all for this live session with Dr. Pankaj Verma. Significance of gut health for physical health. Welcome everyone. आज के इस सेशन में हमारे साथ हैं डॉक्टर पंकज वर्मा, जो कि एक फिजिशियन है. गट हेल्थ के बारे में हम सबने समझा है, सुना है और उसकी सिग्निफिकेंस समझते हैं. बिकॉज गट हेल्थ अकेला डाइजेस्टिव पावर हाउस नहीं है. इसके अलावा कुछ माइक्रोबायोम है, हमारा इम्यून सिस्टम है, न्यूट्रिशन है, डाइजेशन है और इन्फ्लेमेशन है. ये टेक्निकल वर्ड्स हैं. इन टेक्निकल वर्ड्स की तरफ जाते हुए मैं आज हमारे गेस्ट को इनवाइट करना चाहूंगी, डॉक्टर पंकज वर्मा. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर टुडे. ही इज अ फिजिशियन. Thank you, Dr. Alti. And he's practicing at Narayana Hospital, Delhi. और डॉक्टर पंकज, आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में गट हेल्थ का सिग्निफिकेंस क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं. लेट्स टॉक अबाउट इन प्रैक्टिकल सिनेरियो आपकी ऑब्जर्वेशंस क्या है. Okay, so first of all, I think that's a very important topic because gut health is directly linked with your happiness and with your physical health, and it's already proven in many journals and article research multiple times. But over the period, what I have seen कि इसके जो केसेस हैं, जो पेशेंट्स हैं, जो जिनका गट हेल्थ एबनॉर्मल है या खराब है या डिसरप्टेड है, वो बढ़ रहा है. Because of, we all know, so many reasons: our change in lifestyle, change in diet, our eating pattern, our sleeping pattern, everything is changing very very fast over the period. So gut health के जो भी patients हैं वो बढ़ रहे हैं. In terms of not only gut health, now they are coming with more of physical issues. What are the physical issues? As we all know, ulcers, oral ulcers, एक्ने इज वेरी वेरी कॉमन. ये तो बहुत ही सिंपल से बेसिक इश्यूज हैं जो कि गट हेल्थ अनहेल्दी होने की वजह से हो सकते हैं. लेकिन इसके अलावा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, अर्टिकेरिया, रैशेस, आपका आर्थराइटिस, योर मेंटल वेलबींग आल्सो डिफाइंड बाय योर गट हेल्थ. And this is not a new thing. Even in our Ayurveda scriptures, it's written 10,000 years ago also. Your gut health defined your well-being. Your gut health decides how much healthy you should be. जो हम बोलते हैं जैसा होगा अन्न वैसा रहेगा मन, वैसा होगा तन. तो this is all applicable because of your how much healthy your gut is. आई एम ऑल्सो ऑब्जर्विंग कि गट हेल्थ पे जब कोई भी इंसान या कोई भी पेशेंट, बेशक वो थोड़ा सा इशू है या काफी डिजीज स्टेज में है, वो काम कर रहा है तो कोई ना कोई बेनिफिट उसको मिल रहा है. सो फॉर द मेंटल हेल्थ डेफिनेटली मैं मेरे ऑब्जर्वेशन में तो ऑब्जर्व कर रही हूँ कि दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन गट हेल्थ. क्या सिमिलरली इन फिजिकल इश्यूज में भी, लाइक डायबिटीज, लाइक अर्टिकेरिया, रैशेस और एक्नीज, एज यू सेड, जब आप गट हेल्थ पे काम कर रहे हो इन द फिजिकल हेल्थ इश्यूज आल्सो, क्या सिमिलर डिजीज में इम्प्रूवमेंट आपको मिल रहा है? या सपोज डिजीज प्रोसेस इतनी नहीं है, कोई हेल्दी इंडिविजुअल भी वहां काम कर रहा है, आर यू ऑब्जर्विंग कि उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है? सो व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशंस अबाउट दिस? डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ अगर हम बात करें, इवन जैसे आई एम सीइंग लॉट ऑफ पेशेंट डायबिटीज एंड ओबेसिटी. Ultimately, if you focus on gut health, there's significant improvement in your sugar levels also. There's significant improvement in terms of weight loss also. If you optimize your gut, what is the mean optimization? Basically, your gut contains so many things. I think it's not an organ; it's a complete system. Even now, we all call it that it's a second brain of your body. We call it enteric nervous system. And your brain weight is around 800 gram to 1 kg, and your gut, the brain weight, the weight of your flora is actually 1.2 kg. So it is more significant than your brain also. Now the research is coming like your hormones, your happiness hormones, serotonin is also mainly secreted in your intestine. So जैसा कि लोग बोलते हैं कि अगर आपका पेट खुश है तो आपका मन खुश है, और आपका मन खुश है तो आपका पेट खुश है. So this is all interlinked.
नो in so डाउट many in so डिश many ways. डिश है, सेरोटोनिन एंड ऑल, इसके जो रॉ मटेरियल है, वो डिश कहीं ना कहीं उसके लिए गट ही चाहिए, क्योंकि वो डिश अगर हमें नेचुरल वे में चाहिए, वी नीड इट, द डिश शुड बी प्रिपेयर्ड, हमारी गट हेल्थ अच्छी होगी तभी वो डिश बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। बिल्कुल दैट्स ग्रेट। अगर आप कह रहे हो कि डायबिटीज और ओबेसिटी में भी जी, आपका क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन है कि बिल्कुल। जब हम गट हेल्थ पे काम कर रहे हैं तो वहां हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं। सो एक तो आपने कहा कि माइक्रोबायोम लेवल पे, या हाँ, सो कैन यू एक्सप्लेन मोर अबाउट माइक्रोबायोम एंड फिजिकल हेल्थ? Yeah. So what is microbiome? Microbiome basically is not a microbiome. The actual number of bacteria or healthy bacteria living in your body is actually more than your own cells. In our body, we have at least 60 trillion cells, and the number of flora, a number of bacteria or spores we contain in our body is 180 trillion. That is 3 times of your own cells. So that plays a significant. So we are living in our flora, not the flora living within us. True, Actually, true, true, so this true. microbiome should be called as macrobiome actually. So microbiome, what this means basically, over the period जो आपका इंटेस्टाइन है वहां पे कुछ हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं और कुछ अनहेल्दी बैक्टीरिया होते हैं। एंड जैसा आपका डाइट होता है, जैसा आपका लाइफस्टाइल होता है, जैसा आपका पैटर्न होता है, उसके अकॉर्डिंगली जो आपका माइक्रोबायोम है उसकी स्पीशीज, टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो है वो पैटर्न जो है वो चेंज होता रहता है। ऑल True. दो हर एक जैसे हमारा डीएनए या फिर हमारा फिंगरप्रिंट फिक्स होता है, ऐसे ही किसी पर्सन का सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ जो बैक्टीरिया का कंटेंट है जिसे हम माइक्रोबायोम बोलते हैं, वो एक तरह से फिक्स होता है। लेकिन अगर उसमें किसी भी वजह से डिसरप्शन आता है, चाहे आपका डाइट चेंज हो या आपको डायबिटीज हो या आपको अर्थराइटिस हो या आपका गट या आपको सिंपल गैस्ट्रोएंटराइटिस हो जाता है या फिर आपका डाइट में आपका प्लेस चेंज हो जाता है, देन योर माइक्रोबायोम मे चेंज, नॉट सिग्निफिकेंटली बट सिग्निफिकेंट इनफ to change, to produce some change in your body, and also it may change your health into disease. So it also depend on your microbiome content. अगर हम सिंपल सी बात करें तो उसमें हेल्दी बैक्टीरिया का कंटेंट ज्यादा होना चाहिए, अनहेल्दी कम होना चाहिए। जैसे ही ये रेशियो नंबर ऑफ स्पीसीज का बिगड़ता है तो आपकी बॉडी में इसके सिम्टम देखने को मिलते हैं। एंड द सैड पार्ट इज कि इसकी सिम्टम्स लगातार जो पेशेंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जो भी True. आपको बेसिक सिम्टम्स होते हैं लाइक डिस्पेप्सिया, आपका मन खराब है, आपका स्वाद चेंज हो गया है, आपका खाने में आपको टेस्ट नहीं आ रहा है, या फिर आपको किसी चीज़ की क्रेविंग हो रही है, या आपको किसी स्पेसिफिक फूड को खाने का मन कर रहा है, या आपको ब्लॉटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा गैस हो रही है, फ्लैटुलेंस है, आपको फुलनेस काफ़ी फील होती है, आपको कॉन्स्टिपेशन है, या आपको यू हैव टू गो मल्टीपल टाइम टू पास द स्टूल, ये जो भी सिम्टम्स हैं, दिस इज ऑल रिलेटेड टू योर माइक्रोबायोम, दिस इज ऑल रिलेटेड टू योर content of bacteria in your small intestine and in your large intestine. So this has this great significance in determining कि आपका डाइजेशन कैसा है, आपकी चॉइसेस क्या हैं, आपकी फूड हैबिट्स क्या हैं, ये आप डिटरमाइन भी करती है। सिमिलरली जो आप चूज करते हैं वो भी ये डिटरमाइन करता है कि आपको माइक्रोबायोम वो कैसा बनेगा, हेल्दी होगा या फिर अनहेल्दी होगा। एंड इंटरेस्टिंगली जैसे ये माइक्रोबायोम बैड साइड पे शिफ्ट होता है, डिजीज पैटर्न दिखना शुरू हो जाता है। एंड द सिमिलर ऑब्जर्वेशन इज, एंड वंस दे आर शिफ्टिंग टू हेल्दी लाइफस्टाइल, they even they're aware कि हाँ अब मैंने योगा शुरू कर दिया, I've started improving. So the उसके पीछे बैकबोन क्या है कि वो माइक्रोबायोम शिफ्ट होना शुरू हो गया, हेल्दी होना शुरू हो गया, और वहां से वो बेनिफिट्स आ रहे हैं। तो दैट योगा इज आल्सो, एंड द हेल्दी डाइट एंड हेल्दी लाइफस्टाइल वो माइक्रोबायोम शिफ्ट कर रहा है, पॉजिटिव साइड पे कर रहा है। सो वहां फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ में benefit आना शुरू हो गया। So Dr. Pankaj, I want you to explain more about microbiome and relations with the immune system, because this is also important कि अगर आप ये समझ जाते हैं कि माइक्रोबायोम का रिलेशन इम्यून सिस्टम से क्या है और इम्यून सिस्टम आपको स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, और वो गट हेल्थ से ये क्या एक विशियस साइकिल है, मैं चाहूंगी थोड़ी सी सिंपल सी लैंग्वेज में आप इसे एक्सप्लेन करें। ओके, जैसा कि अभी हमने बताया कि इम्यून सिस्टम के मल्टीपल लेवल होते हैं,
लेकिन इम्यून सिस्टम जो भी हमारे बॉडी में एलर्जेंस आते हैं या कोई भी कीटाणु आता है, उसकी सबसे पहले वो कहाँ से आ सकता है? या तो वो इनहेल रेस्पिरेटरी रूट से आ सकता है, या फिर वो हमारे खाने के थ्रू, गैस्ट्रिक या माउथ के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर कर सकता है। तो उसकी प्रोसेसिंग के हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो वो इनहेल करके रेस्पिरेटरी रूट से प्रोसेस हो, या फिर वो डाइजेशन गट के थ्रू वो उसका इम्यून सिस्टम प्रोसेस उसको करेगा। अधिकतर जो वायरस या बैक्टीरिया, जो भी एलर्जेंस या एंटीजेंस हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, दैट इज ऑल थ्रू योर गट मोस्टली। आल्सो ऑलमोस्ट यू कैन से कि 70% is processed through your gut and 30% you're processed through your inhalation और through your respiratory system, and ultimately वहां पे जो प्रोसेसिंग होती है वो लिम्फ नोड्स के थ्रू होती है। लेकिन यहाँ अगर हम गट की बात करें तो गट में हमारा, एज आई सेड, एक एंटेरिक नर्वस सिस्टम होता है, मल्टीपल इम्यून एक सिस्टम का कॉम्प्लेक्स है जो कि डिटरमाइन करता है कि आपकी बॉडी में उन एंटीजन की या जो भी एलर्जन है या जो भी इन्फेक्टिव पैथोजेंस हैं उनकी प्रोसेसिंग किस तरह से होती है। एंड उस इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट कौन करता है? उस इम्यून सिस्टम को जो फीडबैक मिलता है या जो उसको गाइडेंस मिलता है वो 2-3 तरीकों से मिलता है। एक आपका जो आपका इम्यून सिस्टम का जो गाइडेंस है वो आपको लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू मिलता है, लिम्फ नोड प्रोसेसिंग, या फिर आपका थाइमस के थ्रू मिलता है, या स्प्लीन के थ्रू हमें सिग्निफिकेंस इम्यून सिस्टम को गाइडेंस वहां मिलता है। एंड जो जो मेजर उसका एक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है वो आपका है गट माइक्रोबायोम। गट माइक्रोबायोम भी आपके जो एंटीजेंस है उनको प्रोसेस करके जो आपकी एंटीबॉडीज हैं या आपका टी सेल्स जो प्रेजेंटेशन है TH1 सेल्स का या TH2 सेल्स का, ये सारा प्रोसेसिंग भी आपके माइक्रोबायोम के थ्रू होता है। नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली दे हैव ए आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक, और मतलब आइदर दे कैन सिक्रीट। अगर आपका माइक्रोबायोम हेल्दी है तो वो उस इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करेगा, यानी प्रो एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज करने में हेल्प करेगा। लेकिन अगर आपका माइक्रोबायोम अनहेल्दी है तो वही प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस, यानी साइटोकाइंस मतलब केमिकल्स, आपकी बॉडी में रिलीज करेगा, जो कि आपके इम्यून सिस्टम में उस एंटीजन को प्रोसेस करने में आपकी हेल्प करेगा या फिर उसको वर्सन करेगा। सो दिस इज हाउ योर गट and your immune system is correlated and working with each other 24/7 lifelong. So let's simplify. If we are eating right, if there is a balance of healthy or unhealthy bacteria inside us, Yeah. if there is a balance, inflammation is low. If inflammation is low, disease pattern नीचे रहेगा. बिल्कुल. और this is how these all things are interrelated. बिल्कुल. So it's swinging like a pendulum actually. Like it's like अगर आपका माइक्रोबायोम अच्छा है तो आपका हेल्थ वुड बी बेटर, एंड अगर आपका माइक्रोबायोम खराब है तो आपका डिजीज की जो रिस्क है या उसका जो टेंडेंसी है वो आपकी बढ़ जाती है, बिकॉज आपकी बॉडी में, आपकी गट में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। So that concludes that diet and lifestyle intervention. आप early stage पे हो या late stage पे हो या even absolute normal हो, if you want to enhance your productivity, this is really required so that we can achieve whatever we want to achieve. Yeah, definitely. So microbiome works on primary prevention, secondary prevention, and tertiary prevention, and at all levels. At all levels. Thank you, Dr. Pankaj. It was a nice discussion, and I'm having few questions right now. One more topic that was missed in that we're discussing in your slide, that was nutrition. In terms of nutrition, people don't know that there are so many vitamins and healthy things which are secreted and synthesized by your bacteria. So as I see a lot of diabetes patient, in diabetes flora is unhealthy. So their B12 secretion is low, their serotonin hormone secretion would be low. And similarly, if you are taking medication, जो आपकी मेडिसिन हम डायबिटीज की लेते हैं, मेटफॉर्मिन लेते हैं, वो भी उस फ्लोरा को, उस बैलेंस को खराब करती है, जिस वजह से आपकी बॉडी में बहुत सारी कमियां हो जाती हैं। दैट्स व्हाई आपने देखा होगा कि आजकल विटामिन B12 डेफिशिएंसी इज 99% प्रेवलेंट, एंड ऑलमोस्ट एवरीबॉडी इज हैविंग सम काइंड ऑफ डेफिशिएंसी। इवन जो लोग डायबिटीज नहीं है उनमें भी ये देखा गया है, बिकॉज जो हेल्दी बैक्टीरिया माइक्रोबायोम सिस्टम में होना चाहिए, जो हेल्दी सॉइल का बैक्टीरिया हमारी आंतों के अंदर होना चाहिए,
वो पहुंच नहीं पाता है, और पहुंचा भी है तो वो अनहेल्दी हैबिट्स की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिस जिस वजह से एडिक्वेट सिक्रेशन B12 का नहीं हो पाता है। अल्टीमेटली उसकी वजह से हमारे नर्व्स जो हैं वो वीक होने लगती हैं, क्योंकि जो B12 है वो विटामिन जो नर्व का टॉनिक है। नर्व इन टर्म्स ऑफ आपका टिंगलिंग सेंसेशन, आपका नंबनेस, आपका आपका फटीग लेवल, आपका मसल क्रैम्प्स, दिस इज ऑल इन्फ्लुएंस्ड बाय विटामिन B12 लेवल। But this is, we are talking about B12 जो हम रूटीन में इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, बट Yeah. अबाउट अदर बीज जो रूटीन में Exactly. हम इन्वेस्टिगेट करा ही नहीं रहे हैं. सो इफ B12 is low, so we need to understand other Bs are also low, and if other Bs are low, so कैसे वो सेल का क्रेब साइकिल, वो माइटोकॉन्ड्रिया कैसे वर्क करेगा, एनर्जी लेवल्स कैसे आएंगे. सो all things are related with माइक्रोबायोम, कि अगर माइक्रोबायोम ठीक है तो न्यूट्रिशन और डाइजेशन ये सब बैलेंस में है. अगर ये बैलेंस में है तो बॉडी के बायोकेमिकल साइकिल्स वो नॉर्मल चल रहे हैं, और वो नॉर्मल चल रहे हैं तो वी आर एबल टू अचीव हेल्थ व्हिच वी डिजायर टू अचीव. Yeah. सो Absolutely. एक क्वेश्चन मेरे पास आया था कि मेटफॉर्मिन, अगर कोई माइक्रोबायोम रिस्टोर कर रहा है, कैन दे स्टॉप मेटफॉर्मिन? दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू. Okay. So I think that depend on the patient condition. Some people, I would say that 10% the patient are maybe more sensitive to metformin. So if they're having some symptoms of gastritis, acidity, lactic acidosis, any liver dysfunction, or any kind of kidney dysfunction, or any kind of B12 deficiency, then they can stop metformin. But again, you have to outweigh whether it is having more effect or more side effect. So if effect is more required, then you can continue in lower doses along with some supplements. You have to continue B12 supplement lifelong. You have to continue some more supplements that is required. You may need some probiotics. You may need some gut cleansing. You may need some antibiotics to kill your unhealthy bacteria. So there are so many things which are still not yet identified with the conventional science, because the focus and impact on the gut health is recently coming in the allopathy science for last maybe 10 to 20 years, and now we are gradually identifying so many more and more issues which can be impacted and which can be improved if we focus actually on your gut health and microbiome. Can you explain more about metformin and lactic acidosis? Any warning symptoms? Because Yeah. there's a question by that. Yeah, some people, if they're having underlying liver dysfunction, that it may cause more acidosis, it may cause more gastritis, it may cause more bloating, it may cause basically nausea, vomiting. So these are all the symptoms which should be taken care of, and you can stop metformin. Metformin is the drug which is usually called as the ideal drug. The most safest drug has been in the history of allopathy and medical science. But yes, you cannot take it without guidance, because some people are using nowadays for weight loss also, some people are using for anti-aging also. Recently some data is coming in that, but I would advise, if you're having any kind of gastric, if you are having any kind of acidosis, if you feel your liver function is compromised, then you should avoid use of metformin. Got it. Thank you very much, Dr. Pankaj. It was really nice to have you today, and fantastic discussion on gut health and its significance for physical health, and how acne, urticaria, allergic conditions, diabetes, obesity, these all are interrelated, and